गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड, उसका नाम है अपना विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस पेपर सेकंड का जो अपने पास में चैप्टर दिया हुआ है मैक्सवेल इक्वेशन तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो पेपर है वो आपका 33 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 9 मार्क्स का रहेगा और क्वेश्चन नंबर 2 to 5 4 क्वेश्चन है, वो आपके 4 × 6 24, इस प्रकार से टोटल 33 मार्क्स का अपना पेपर रहेगा। इस पेपर सेकंड में अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैक्सवेल समीकरण तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस पेपर के बारे में, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों से विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है। मैक्सवेल इक्वेशन 1862 में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जो नियम है उनको गणितीय रूप में परिभाषित किया था। इन्हें अपन क्या कहेंगे? मैक्सवेल समीकरण कहेंगे। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट मैक्सवेल इक्वेशन। 1862 में मैक्सवेल नामक जो वैज्ञानिक है उसने 4 समीकरण दी थी। मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। मैक्सवेल की जो प्रथम समीकरण है वो विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। ठीक है, तो पहली जो समीकरण है वो विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम है, उसका जो गणितीय रूप होगा वो मैक्सवेल की पहली समीकरण कहलाएगी। इसी प्रकार मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो गाउस का नियम होता है वो मैक्सवेल की दूसरी समीकरण कहलाएगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, उसका गणितीय रूप वो क्या कहलाएगा? मैक्सवेल की दूसरी समीकरण। नेक्स्ट, मैक्सवेल की तृतीय समीकरण, मैक्सवेल की तृतीय समीकरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। नेक्स्ट, मैक्सवेल की चौथी समीकरण, मैक्सवेल की चौथी समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम। ठीक है, तो ये चारों के चारों मैक्सवेल की चौथी समीकरण है, इनका हमें क्या है? विस्तार से अध्ययन करना है। तो देखो, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण का अध्ययन करने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस के नियम का पता होना चाहिए। इसी प्रकार से मैक्सवेल की दूसरी समीकरण का अध्ययन करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम हमें पता होना चाहिए। मैक्सवेल की तीसरी समीकरण का जब अपन अध्ययन करेंगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे जो नियम दिया था उसका हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैक्सवेल की चौथी समीकरण जो एम्पियर का नियम है, एम्पियर के नियम के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपन ने 12वीं की क्लास में विस्तृत रूप से पढ़ी है। नेक्स्ट, मैक्सवेल समीकरण का अध्ययन करने से पहले अपने जो सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, इस छोटे से टॉपिक से
छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है इस चैप्टर में, उसका अपन अध्ययन करते हैं। उसका नाम है अपना विस्थापन धारा। विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो विस्थापन धारा, सीधा क्वेश्चन आएगा इसमें से, छोटा क्वेश्चन बनता है, 1.5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनेगा कि विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए तथा इसका गणितीय रूप लिखो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं परिभाषा। परिभाषा, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसका मैथमेटिकल फॉर्म, गणितीय रूप। गणितीय रूप, तो ये अपना 1.5 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब अगर अपन देखें कि जैसे अपन परिभाषा की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ, फिर डिटेल से अपन इसको पढ़ेंगे। परिवर्ती विद्युत फ्लक्स के कारण, परिवर्ती विद्युत फ्लक्स के कारण उत्पन्न धारा, उत्पन्न धारा कहलाएगी विस्थापन धारा। गणितीय रूप लिखते हैं एक बार, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो देखो यहाँ पर अपने पास में फाई ऑफ ई, इसे कहेंगे अपन विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बारे में विस्तार से आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 12वीं क्लास में, आपको पता भी होनी चाहिए चीज़ें। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। तो ये अपने पास में 1.5 नंबर का जो काम है वो है। इसी फॉर्मूले को आपको दूसरे रूप में भी लिखना पड़ेगा, जैसे फाई ऑफ ई, 1.5 नंबर के लिए आपको पूरा काम करना पड़ेगा। फाई ऑफ ए विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर एंड क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर, दोनों का अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। अब अगर अपन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, अर्थात दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है ई ए कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए। इफ द एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दिस एम्प्लाई cos 0 इज इक्वल टू 1, देन वी कैन राइट फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई ए। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, फाई ऑफ ई का जो मान है वो यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पर मान पुट करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है वो बनेगा एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी ई ए। ये अपने पास में कांस्टेंट है एरिया, तो इसे अपन बाहर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी। तो ये दूसरा फॉर्मूला है अपना विस्थापन धारा का। ठीक है, तो विस्थापन धारा का एक फॉर्मूला तो आपको ये वाला लिखना है, छोटा क्वेश्चन आए तो। छोटा क्वेश्चन का मतलब अपना 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आपको लिखना है कि परिवर्तित विद्युत फ्लक्स के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? विस्थापन धारा कहलाती है। इसी प्रकार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ये विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा है डी ई अपॉन डी टी, अर्थात समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी? विस्थापन धारा कहलाएगी। ये जो दिया था वो किसने दिया था? मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने ये चीज़ें दी थी। ठीक है, ये आपको 1.5 नंबर का काम आपको करना है। अब अपन देखते हैं कि इस विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो इतना जो काम अपन ने किया था, अब इसी काम को अपन क्या करते हैं? विस्तृत
रूप से करते हैं। ठीक है, जैसे बड़ा क्वेश्चन आ गया कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं तथा विस्थापन धारा के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तो आपको पूरा डेरिवेशन करके बताना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट, सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर रहनी चाहिए विस्थापन धारा की, कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन धारा कहलाती है। या फिर परिवर्ती विद्युत फ्लक्स के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन धारा कहलाती है। इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, देखो अपन देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, यहां पर अपन ने एक समांतर प्लेट संधारित्र ले रखा है। ठीक है, इस समांतर प्लेट संधारित्र को अपन ने ऐसी युक्ति से जोड़ रखा है जिसमें धारा समय के साथ परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ये अपने पास में पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, जिसको अपन ने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र दिया हुआ है। अपन देखते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसका एरिया कितना दे रखा है, कैपिटल ए दे रखा है। टोटल जो चार्ज है वो कितना दे रखा है अपने पास में, कैपिटल क्यू मान लेते हैं। ठीक है, अंदर इसके निर्वात है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यहाँ पर अपन दर्शा रहे हैं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक है, अंदर अपन निर्वात मान रहे हैं, तो निर्वात मान रहे हैं तो निर्वात में, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, विद्युत क्षेत्र को अपन ई वेक्टर से दर्शा रहे हैं। यहाँ पर अपन ने इसको किससे जोड़ रखा है, परिवर्ती धारा से जोड़ रखा है, अर्थात ऐसी युक्ति जिसमें धारा का मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो अब हमें पता है कि जब अपन किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर धारा का मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो धारा का मान जब समय के साथ परिवर्तित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, समय के साथ परिवर्तित होता रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन क्या कर सकते हैं, एम्पियर के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहले अपन देखते हैं कि एम्पियर का नियम क्या होता है। अगर अपन देखें कि इस बिंदु P पर, यहाँ पर अपन एक पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट, पॉइंट P, इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान पॉइंट P पर ज्ञात करते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, स्मॉल r दे रखी है। तो सबसे पहले आपको एम्पियर का नियम पता होना चाहिए। एम्पियर का नियम, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का नियम क्या कहता है कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू आई, या फिर अपन क्या कर सकते हैं इसको, म्यू सिग्मा आई। अगर अपन निर्वात की बात करें तो यहाँ पर निर्वात की पारगम्यता म्यू नोट, ये अपना पथ है। तो एक बार के लिए अपन एम्पियर का नियम देखते हैं। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है कि एम्पियर के नियम की सहायता से आप किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकल, देखो ये B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखा समाकल है वो क्या हो जाएगा, B डॉट dl। ठीक है, तो इस पूरे को अपन क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकल कहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकल उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा तथा निर्वात की पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये अपना एम्पियर का नियम दे रखा है। ये अपने पास में dl है, इसे कहेंगे रेखा अल्पांश, रेखा अल्पांश, छोटा सा अल्पांश। और अगर अपन रेखा अल्पांश इसके ऊपर सदिश लगाते हैं तो रेखा अल्पांश सदिश बन जाएगा ये।
ठीक है। और रेखा अल्पांश लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल है। इस लाइन इंटीग्रल की जो दिशा होती है वो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, रेखा अल्पांश सदिश राशि, दोनों का अदिश गुणनफल ये दे रखा है अपने पास में। इस पूरे को अपन क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकल। एम्पियर के नियम के अनुसार फिर से देखते हैं अपन, एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकल उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। जैसे अपन एक बंद पथ लेते हैं, देखो इस तरह से, इस बंद पथ द्वारा ये पूरा परिबद्ध एरिया दे रखा है। इस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल धारा, टोटल करंट, यहाँ पर इस बंद पथ द्वारा परिबद्ध ये एरिया है, इसमें से ये अपन करंट I1 मान रहे हैं, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। तो देखो टोटल जो करंट तो अपने पास में I1, I2, I3, I4, I5 दे रखी है, लेकिन इस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली धाराएं कौन कौन सी है, I1, I2, I3। तो यहाँ पर अगर अपन देखें एम्पियर के नियम के अनुसार, तो सिग्मा I का जो मान होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। I4 और I5 से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से नहीं गुजर रही। तो सिग्मा I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। और ये अपने पास में निर्वात है तो निर्वात की पारगम्यता है, माध्यम है तो माध्यम की पारगम्यता। ये अपना एम्पियर का नियम है। तो जब भी अपन एम्पियर का नियम लगाते हैं तो सबसे पहले आपको एक एम्पियर लूप की कल्पना करनी होती है, ठीक है। जब भी अपन एम्पियर का नियम लगाएंगे, जैसे इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपको मान ज्ञात करना है, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, एम्पियर लूप लेते हैं। तो ये अपन ने एक एम्पियर लूप ले लिया, ठीक है। और ये जो एम्पियर लूप अपन ने लिया है, इसकी रेडियस कितनी है, R दे रखी है, और इस अपन ने क्या नाम दिया, P डैश नाम दे दिया। तो एम्पियर के नियम से यहाँ पर अपन ने एम्पियर का नियम लगाया, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I। सिग्मा I इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा वो कितनी है, I T। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को अपन क्या लिख सकते हैं कि B dl cos थीटा म्यू नॉट I T। समीकरण नंबर 3। थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड DL। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एंड लाइन इंटीग्रल, रेखा अल्पांश के बीच का एंगल दे रखा है। अगर अपन देखते हैं एक छोटा सा अल्पांश अपन ने ले रखा है dl, ये अपने पास में एक छोटा सा अल्पांश है, इसकी डायरेक्शन ये वाली है। अपन देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या रहेगी, यहाँ पर यही रहेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और रेखा अल्पांश के बीच का एंगल कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ से कोस 0 का मान 1 हो गया। तो समीकरण नंबर 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 को लिख सकते हैं कि B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IT। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 को अपन लिखेंगे B इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IT। समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dl
पूरे पथ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dl, वो क्या बनेगा, जैसे अपने पास में यहाँ पर अपने एक छोटा सा अल्पांश लिया, इसी प्रकार से इस पूरे पथ के अल्पांशों को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, r त्रिज्या की परिधि बन जाएगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण नंबर 5 में मान रखते हैं। समीकरण नंबर 5 में मान रखेंगे तो ये बन जाएगा b 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टी। समीकरण नंबर 6 b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r आई टी। समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7। अब ये देखो समीकरण नंबर 7 इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रही है। ठीक है, और ये अपन ने कैसे ज्ञात किया, एम्पियर का नियम लगाया। एम्पियर नियम के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एम्पियर के नियम के लिए हमें एम्पियर लूप की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब अपन क्या करते हैं कि जब भी एम्पियर का नियम लगाते हैं तो एम्पियर के नियम में हम जो एम्पियर लूप लेते हैं उस एम्पियर लूप की आकृति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अपन कोई भी आकृति का एम्पियर लूप ले सकते हैं। जो अपन ने एम्पियर लूप लिया था ये वाला, अब अपन क्या करते हैं, एक एम्पियर लूप लेते हैं। यही पॉइंट है अपना जो पहले वाला था, ये पॉइंट P। इसी पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। लेकिन अब जो अपन एम्पियर लूप ले रहे हैं उसकी आकृति थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है, ये अपने पास में एम्पियर लूप दे रखा है। एक बार आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, ये एम्पियर लूप दे रखा है, ये मटकी की आकृति का एम्पियर लूप लिया है अपन ने इस बार। ठीक है, और यहाँ पर इस एम्पियर लूप को अपन ने जो नाम दे रखा है वो P, M, N और P डैश। तो ये अपने पास में एम्पियर लूप है। इस स्थिति में एम्पियर लूप है P, M, N और P डैश। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या किया अपन ने, सिर्फ एम्पियर लूप की आकृति बदली है। उसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। फिर से अपन क्या करते हैं, एम्पियर नियम लगाते हैं। तो एम्पियर नियम से फिर से मैं रिपीट करता हूं कि एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकल B डॉट dl उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा तथा सिग्मा i तथा माध्यम की पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। समीकरण नंबर, एक बार इसको अपन क्या नामते हैं, समीकरण नंबर 8 नाम दिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपना जो दूसरा केस ले रखा है अपन ने, एम्पियर लूप की आकृति अपन ने चेंज कर दी। तो इस स्थिति में जब अपन एम्पियर लूप की आकृति चेंज करें तो हमें दिख रहा है कि इस स्थिति में इस एम्पियर लूप से गुजरने वाली जो कुल धारा है वो कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। एम्पियर लूप से यहाँ से धारा IT, इस पूरे लूप से गुजरने वाली धारा, पूरे लूप से कोई धारा गुजर नहीं रही है, सिग्मा इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 8 में मान रखते हैं। समीकरण 8 में मान रखेंगे और समीकरण नंबर 8 में मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 8 में मान रखा, मान रखने से यहाँ से b इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। समीकरण नंबर 9, तो समीकरण नंबर 9 यहाँ पर लिख देते हैं एक बार से कि b इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 9। अब देखो समीकरण 7 और 9 इन दोनों की तुलना करो आप। समीकरण 7 और 9 उसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वही अपन ने एम्पियर का नियम लगाया। दोनों ही स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो गया, अलग अलग प्राप्त हुआ। अलग अलग प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ कि
यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई, कंट्रोवर्सी आ गई। अब इस विरोधाभास की स्थिति को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया, विस्थापन धारा के बारे में बताया। अब अपन देखते हैं एक बार विस्थापन धारा का फॉर्मूला। विस्थापन धारा का फॉर्मूला अपन व्युत्पन्न करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर अंदर निर्वात, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, दूसरे प्लेट को ग्राउंडेड किया है, प्लेट का क्षेत्रफल क्यों, टोटल चार्ज कितना दे रखा है, मान लेते हैं एरिया कितना दे रखा है ए, टोटल चार्ज क्यों दे रखा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन ने इसको किससे जोड़ रखा है, आई टी से जोड़ रखा है। अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, समय के साथ परिवर्तित होता रहेगा। अब अपन देखते हैं कि जब अपन इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि 12वीं क्लास में इसका पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसको यूज़ करना, अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको इसका डेरिवेशन निकाल के नहीं दिखाना है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है कि हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन के। समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं इसको। यहाँ पर अपन देखते हैं कि एन कैप क्या दे रखी है, एन कैप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दे रखी है। अपन देखते हैं सिग्मा, सिग्मा इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल का आवेश, एकांक क्षेत्रफल का आवेश, चार्ज पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल का आवेश। जैसे अपने पास में टोटल एरिया ए दे रखा है और ए एरिया पे टोटल चार्ज क्यू दे रखा है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना हो गया, क्यू अपॉन ए। तो अपन सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक समझने की बात है, आपको ध्यान में रखना है। ये अपन यहाँ से इरेज करते हैं और सिग्मा का मान क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। समीकरण नंबर 1 बार के लिए से 2 नाम दे सकते हैं। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सिग्मा का मान समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की जब अपन बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये कहती है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए डॉट डी ए डॉट डी ए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 विद्युत फ्लक्स को दर्शा रहा है। समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 से मान रखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में फाई ऑफ ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप डॉट डी ए वेक्टर, और ये अपने पास में एस, ठीक है। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 में एन कैप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और डी ए ये क्षेत्रफल अल्पांश सदिश की दिशा है। अगर अपन देखें कि ये अपने पास में इस तरह से पृष्ठ दे रखा है, इस पृष्ठ पर अपन कोई भी क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं डी ए, और हमें पता है कि क्षेत्रफल सदिश या फिर क्षेत्रफल अल्पांश सदिश की जो दिशा होती है उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो ये अपने पास में डस्टर दे रखा है, ठीक है। ये इसका पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ है, ये तीसरा पृष्ठ है, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो इस प्रकार से इसके 6 पृष्ठ हो गए। अगर अपन देखते हैं कि ये पृष्ठ है तो ये अपने पास में पृष्ठ, ये इसका एरिया हो गया। अब इसकी जो दिशा होगी वो इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो जैसे लंबवत बाहर की ओर ये डायरेक्शन हो गई इसकी। अगर अपन देखिए कि इस पृष्ठ की बात करें तो इस पृष्ठ की दिशा क्या है, इसके लंबवत बाहर की ओर हो गई। इसी प्रकार इस पृष्ठ की बात करेंगे तो लंबवत बाहर की ओर,
इसी प्रकार इस पृष्ठ की बात करेंगे तो इसकी दिशा है इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अगर अपन देखते हैं इस पृष्ठ को, तो इस पृष्ठ को अगर इस पृष्ठ के ऊपर लेकर आते हैं तो ये लो लंबवत बाहर की ओर, वो पहले से ही अपन बता रहे हैं कि इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखते हैं। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा दोनों एक ही डायरेक्शन है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0, कोस 0 का मान 1 हो गया। तो समीकरण नंबर जो 4 है, उस समीकरण नंबर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं कि फाई ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी ए। समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण नंबर 5 में अपन क्या कर सकते हैं, सिग्मा का मान रख सकते हैं, जो अभी अपन ने देखा था कि समीकरण नंबर 2 है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो ये अपने पास में फाई ऑफ ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस क्यू अपॉन ए, ये सिग्मा का मान रखा, एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह है और ये डी ए समीकरण नंबर 6 बन गया अपना। और फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये अपने पास में एस समीकरण नंबर 7। फिर से अपन देखते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए पूरे पृष्ठ के लिए अपने पास में जो भी पृष्ठ दे रखा है उस टोटल पृष्ठ का जो एरिया है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो समीकरण नंबर 7 को फिर से अपन क्या लिख सकते हैं कि फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये जो मान है वो किसके बराबर बनेगा, कैपिटल ए से ए कैंसिल आउट हो गया। तो ये अपने पास में फॉर्मूला क्या आ गया कि फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 8। समीकरण नंबर जो 8 है उसके दोनों पक्षों का अपन क्या कर सकते हैं, समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 8 है उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ इसका अवकलन करते हैं। तो ये अपने पास से बनेगा डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी, समीकरण नंबर 9। समीकरण नंबर 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 9 और इस तरह से लिखा जा सकता है कि डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, समीकरण नंबर 10। ये देखो डी क्यू अपॉन डी टी आवेश प्रवाह की दर ही है, तो यहाँ पर आवेश प्रवाह की दर किसके बराबर होगी, धारा के बराबर। लेकिन इस धारा को क्या नाम दिया था मैक्सवेल ने, विस्थापन धारा नाम दिया था। तो यहाँ पर अपन डी क्यू अपॉन डी टी को क्या लिखेंगे, आई डी। तो आई डी इज इक्वल टू बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये देखो समीकरण नंबर 11, ये है काम की, ये आपको याद भी करनी है, ये याद रखनी है, कंपटीशन एग्जाम में ये काम भी आएगी। ठीक है, तो समीकरण नंबर 11 आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये क्या है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, तो परिवर्ती विद्युत फ्लक्स के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाएगी, विस्थापन धारा कहलाएगी। यहाँ पर ये अपने पास में जो राइट हैंड साइड है उसकी डायमेंशन देखेंगे तो वो डायमेंशन भी किसके बराबर आ रही है, धारा के बराबर। अर्थात इस पूरे पार्ट को अपन क्या कर सकते हैं, धारा, और वो कौन सी धारा रहेगी, विस्थापन धारा रहेगी। तो ये विद्युत फ्लक्स, तो वो जो परिभाषा शुरू में अपन ने देखी थी कि परिवर्ती विद्युत फ्लक्स के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन धारा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फाई ऑफ ई, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या करती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर। अगर दोनों की डायरेक्शन इफ थीटा इज इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाई, समीकरण नंबर 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, केवल ई ए के बराबर। दिस एम्प्लाई
cos 0 इज इक्वल टू 1, फाई ऑफ E इज इक्वल टू EA। ठीक है, समीकरण नंबर 13। समीकरण 13 का मान समीकरण 11 में रखने पर, तो समीकरण 11 में मान रखेंगे तो ये अपने पास में आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी ई ए। समीकरण नंबर 14। समीकरण नंबर 14 को अपन लिख सकते हैं आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी। समीकरण नंबर 15। अब देखो समीकरण नंबर 15, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी, विस्थापन धारा कहलाएगी। नेक्स्ट इसी को अपन क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 15 को आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं कि आई डी इज इक्वल टू ए डी ओवर डी टी एप्सिलॉन नॉट ई, और एप्सिलॉन नॉट ई ये किसके बराबर रहेगा अपना, ये विस्थापन सदिश के बराबर रहेगा। तो चूंकि एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू डी, डी क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो विस्थापन सदिश की जो दिशा रहेगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रहेगी। यहाँ से अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर 16 में मान रखते हैं वापस। तो समीकरण 16 में एप्सिलॉन नॉट ई का मान रखेंगे और मान रखने से ये अपने पास में इक्वेशन प्राप्त होगी कि आई डी इज इक्वल टू ए, इसका मान डी वेक्टर, तो डी ओवर डी टी, ये डी क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश कहलाएगा। समीकरण नंबर 17, डी क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश कहलाएगा, विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो विस्थापन सदिश की जो दिशा रहेगी वो क्या रहेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रहेगी। तो ये अपने पास में देखो 3 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 15, इक्वेशन नंबर 17। ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, तीनों ही कंपटीशन के हिसाब से आपके काम आ सकते हैं। विस्थापन धारा आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, परिवर्ती विद्युत फ्लक्स के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो विस्थापन धारा कहलाती है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो विस्थापन धारा कहलाती है। परिवर्ती विस्थापन सदिश के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन धारा कहलाती है। और विस्थापन धारा के बारे में किसने बताया था, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया। इसको अपन थोड़ा सा और भी क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट और इसको आगे बढ़ा सकते हैं जो आपके काम आ सकता है। यहाँ पर अपन आगे देखते हैं विस्थापन धारा घनत्व। विस्थापन धारा घनत्व, धारा घनत्व किसे कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित जो धारा होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन धारा घनत्व। विस्थापन धारा घनत्व इसको अपन किसे रिप्रेजेंट करेंगे, जे डी से, तो आई डी अपॉन ए, आई डी अपॉन ए। समीकरण नंबर 18, समीकरण नंबर 18 में क्या कर सकते हैं अपन, समीकरण 18 में समीकरण 17 से मान रखने पर तो ये विस्थापन धारा घनत्व आ जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा अपने पास में डी वेक्टर अपॉन डी टी। समीकरण नंबर 19, समीकरण नंबर 19 किसको दर्शा रहा है, ये विस्थापन धारा घनत्व को दर्शाएगा। धारा घनत्व एकांक क्षेत्रफल से, जैसे अपने बात करते हैं कि ए कोई पृष्ठ का एरिया दे रखा है, ए क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई, तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई अपॉन ए। तो आई अपॉन ए क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। अगर अपन विस्थापन धारा घनत्व की बात करते हैं तो जे को क्या लिखेंगे, जे डी लिखेंगे। और धारा घनत्व जैसे सदिश राशि होती है वैसे विस्थापन धारा घनत्व भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है कि जे डी वेक्टर इज इक्वल टू डी ओवर डी टी
और डी वेक्टर। डी क्या कहलाता है? विस्थापन सदिश कहलाता है। तो ये अपन ने जो अध्ययन किया है वो किसके बारे में अध्ययन किया है? छोटा सा पॉइंट था अपना विस्थापन धारा के बारे में अध्ययन किया है। थैंक यू। नेक्स्ट कल।